दुश्मन दोस्त होता है। आरजेडी ने गठबंधन के अपने बागी सहयोगियों को सबक सिखाने के लिए इसी को अपना हथियार बना लिया है। एमएलसी चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार ऐलान से नाराज कांग्रेस और माले ने जिस तरह से बागी तेवर दिखाए हैं, लेफ्ट के साथ मिलकर कांग्रेस ने जिस तरह से अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, उसकी काट निकालने के लिए आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाने की रणनीति अब बनाई है। यानी आरजेडी को अब ओवैसी की पार्टी से भी परहेज नहीं है। हालांकि दोनों ही पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करती हैं और फिर दोनों साथ आकर न सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट को संदेश देना चाहती हैं, बल्कि विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी अब काम कर रही हैं। कल ये देखने के लिए मिला, जातीय जनगणना के सवाल पर जब सर्वदलीय बैठक होनी थी, उसके पहले नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सभी विपक्ष की पार्टियों के नेता मिल बैठ कर के रणनीति बनाए, जिसमें एआईएमएम के भी नेता शामिल हुए। संख्या बल के आधार पर भी महागठबंधन और विपक्ष पूरी तरह से सदन में मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल ने कल एमआईएम विधायकों के साथ बैठक किया और बैठक के बाद जातीय जनगणना में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद महागठबंधन में शामिल अन्य दलों पर दबाव बनाने के लिए एमआईएम विधायकों का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। देखिए, ये राजद का प्लान बी नहीं है, ये राजद का प्लान सी है। प्लान सी मतलब प्लान कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्लान है। ओवैसी इस देश के लिए उतने ही खतरनाक है जितनी खतरनाक बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है। तो ये खतरनाक खेल होने जा रहा है। ये सूबे को सांप्रदायिकता की आग में, दंगों की आग में झोंकने की गहरी साजिश है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आईएमए का साथ मिलने से राजद एकदम जो है उत्साह में है। अपने सहयोगी दलों को ये समझा रहा है कि अब हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। ये माले, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं वो होशियार हो जाए। राजद जो है वो जानती है कि किसको कहां पर यूज करना है और कहां पर थ्रो करना है। तो देखिए, कल जातीय जनगणना को लेकर एक सर्वदलीय बैठक होती है और इस बैठक से पहले आरजेडी ने अपनी एक अलग बैठक की, जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान भी शामिल होते हैं। अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी पहले इस तरह कभी भी नजर आपको नहीं आए होंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर चूंकि कांग्रेस और माले से इस वक्त आरजेडी के अनबन की खबरें बहुत तेजी से नजर आ रही हैं और इस खबर के बीच तेजस्वी ने अख्तरुल ईमान के साथ बातचीत करके, बैठक करके साथ लाकर जहां कांग्रेस और लेफ्ट को बड़ा संदेश दिया है, वहीं सरकार को भी ये बता दिया कि उनकी ताकत कम नहीं बल्कि बढ़ रही है। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि, इस बैठक ने जिसमें विपक्ष की ताकत दिखाने की कोशिश एक तरफ जारी थी, उसी बैठक ने अपने भी सहयोगियों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया कि आप गीदड़ भभकी मत दीजिए, आप डराइए मत, क्योंकि हमारे पास आपका भी एक काट है। जी बिल्कुल। देखिए, कल जब हालांकि बैठक तो जातीय जनगणना को लेकर के बुलाई गई थी, लेकिन जिस ढंग से एआईएम के जो विधायक यहाँ पे पहुंचे वो चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे पहले जो है वो कभी भी एआईएम के जो लोग हैं वो आरजेडी के साथ एक मंच पे, एक जगह पे बैठक में कभी नहीं शामिल हुए हैं। क्योंकि आप अगर चुनाव को अगर देखें, दोनों को विचारधारा को अगर देखें तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। यही एआईएम की जो पार्टी है जो मुस्लिम राजनीति, जिस ढंग से कहें अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, जो कि आरजेडी का एक बड़ा जनाधार है। और आप देखेंगे कि पूरे सीमांचल में 5 सीटें जो हैं उसे हासिल हुई थी, जिसमें आरजेडी को मात दी थी। लेकिन अब जब आरजेडी ने तीसरा उम्मीदवार जब घोषित किया था, जिसे लेकर के पिछले 2 दिनों में बड़ी सियासत हुई, कांग्रेस का कहना था कि माले के साथ मिलकर के हम एक चौथा उम्मीदवार देंगे। ऐसे में एआईएम का आरजेडी के साथ एक मंच पे आना रवि देता है। रवि, जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एआईएमआईएम के प्रतिनिधि का यहाँ पर अख्तरुल ईमान का मौजूद होना, ये अचानक तमाम चीजें तैयार नहीं की गई होंगी। आरजेडी ने इसकी तैयारी पहले से की होगी। आरजेडी को इस बात
की जानकारी होगी, उसे इस बात का अंदेशा होगा कि जैसे ही वो तीसरा कैंडिडेट अपनी पार्टी की तरफ से रखेंगे, सहयोगी माले की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, ये नाराजगी खुलकर सामने आएगी। ऐसे में हमारी तरफ से ये तैयारी और ये मैसेज अख्तरुल इमान को ला करके कहीं ना कहीं सीधे तौर पर साधा गया। जी निश्चित रूप से देखिए, आरजेडी ने तीसरा उम्मीदवार जो दिया है उसे बखूबी पता है कि उनके पास जो आंकड़ा है वो सिर्फ 2 उम्मीदवारों को विधान परिषद में जिताने का है, और जबकि माले को पहले से कहा गया था कि एक जो विधान परिषद के जो सीटें हैं वो दी जाएंगी। ऐसे में जब सीटें नहीं दी गई तो नाराजगी स्वाभाविक रूप से बढ़ना था, लेकिन जब उम्मीदवार की घोषणा आरजेडी की थी उन्हें पता था कि ये नाराजगी बाहर आएगी, और ऐसे में जब तमाम सहयोगी दल उन पर दबाव बनाना शुरू किया तो एक ढंग से निश्चित रूप से कहा जाता है कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। रवि, ये ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जातिगत जनगणना के विषय पर बैठक को आयोजित किया जाना, वहां पर एकजुटता दिखाना और अपने सहयोगियों को ये भी बता देना कि आपकी गिदड़ भपकी नहीं चलेगी, तो क्या अब हम ये मानकर चलें कि आरजेडी को माले और कांग्रेस की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ? देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल जल्दीबाजी हो गई, क्योंकि देखिए जो आंकड़े हैं उसमें जो आपके एआईएम के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ 5 हैं, और 5 के आंकड़े से जो विधान परिषद में एक उम्मीदवार नहीं भेजा जा सकता। लेकिन इससे एक संदेश जरूर दिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी जो राजनीति है वो कोई अछूत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो हमारे साथ दूसरे विकल्प भी तैयार हैं, इसलिए कोई जो है वो अनावश्यक दबाव जो है वो ना बनाए, ये तेजस्वी ने साफ निर्देश दिया है। क्योंकि अगर कोई भी बात हो, विधानसभा में ही अगर कोई भी बिल आता हो तो उसमें भी दबाव बनाने का जो काम है उसके साथ अब एक प्लेटफॉर्म पे देखा जा सकेगा कि जब एआईएम के जो भी विधायक हैं वो एक साथ एक मंच पे दिखाई पड़ेंगे, तो एक साथ कई निर्देश दिए हैं और अपने सहयोगियों को खास करके बिल्कुल। और आने वाले वक्त में इस संकेत को कैसे राजनीति में आरजेडी की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिहार में देखिए जातीय जनगणना, इस जातीय जनगणना को लेकर कल सर्वदलीय बैठक भी हो गई, लेकिन जो तस्वीर सामने आई, जो तस्वीर साफ हुई, उस सर्वदलीय बैठक में इस बात पर मोहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी, वो भी तय समय के भीतर। और खास बात यह है कि जाति के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों की भी गणना की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला, बिहार में होगी जातीय जनगणना। शाम ठीक 4 बजे जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 9 दल शामिल हुए। तकरीबन 2 घंटे के मंथन के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। सर्वदलीय बैठक में ये भी तय हुआ कि सभी धर्मों के जातियों की गणना होगी, साथ ही जातियों के उपजातियों की भी गणना होगी। एक बात जान लीजिए कि सब लोगों की गिनती हो जाएगी, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से, सब चीज की गिनती हो जाएगी। तो बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की जानकारी। सर्वदलीय बैठक में कई और अहम बिंदुओं पर विचार हुआ। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निकल कर आया उसे भी जानिए। समय सीमा के भीतर जातीय जनगणना होगी, सभी धर्म के जातियों की गिनती होगी, जातियों की उपजातियों की भी गिनती होगी। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
पैसे का प्रबंध बिहार सरकार करेगी। जनगणना करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सर्वदलीय बैठक की जब बात करते हैं तो इस सर्वदलीय बैठक में सभी 9 दलों के नेताओं ने एक सुर में जातीय जनगणना पर अपनी अपनी मुहर लगा दी। आरजेडी ने इसे लालू यादव की जीत बताया तो बीजेपी ने समाज के निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लाभदायक। हम और लेफ्ट पार्टियों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया। देती है भारत सरकार तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए, तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पे नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा उस पर हम सबों ने सहमति दी है कि बिहार में एक समय सीमा के अंदर जातीय गणना होगी, जिससे कि जो सामाजिक और कई दृष्टि से समाज के कई लोग जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए सरकार फिर आगे की योजना बनाएगी। जान लेना है कि कौन कहाँ लोग है, बाकी सब मुख्यमंत्री बोल ही दिए। उसके बाद गांधी जी बैठक में बाकी सब कुछ तय हो गया, सब एक राय से सब तय हुआ। हाँ बिल्कुल, जो सहमति बनी है सर्वसम्मति का, किसी का भी इसमें हिचकिचाहट नहीं था। जिनके अंदर हिचकिचाहट था भी आज वो सब लोग एक साथ खड़े थे। अब उनकी जो भी रही हो मैं नहीं कह सकता, मुझे खुशी है कि उन लोगों की भी सहमति मिली। जातीय जनगणना को लेकर कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा भी उठा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह आशंका जाहिर की कि कहीं जातीय जनगणना में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भी शामिल ना हो जाएं। में जो जातीय आधारित गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने 2 शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना है। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी। तो पिछड़ों की हकमारी की आशंका बीजेपी की तरफ से जाहिर की गई और संजय जायसवाल ने इसी तरफ इशारा भी किया कि जनगणना जरूरी है, जिस पर हम सबकी सहमति है, लेकिन ध्यान देने वाले तमाम बिंदुओं पर भी बहुत जरूरी है कि ध्यान रखकर जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन इसी जातीय जनगणना को लेकर रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इस देश और इस राज्य के नागरिकों की होनी है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में सांप्रदायिक रंग दे करके एक तो वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करती है और दूसरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये उलूल जुलूल बात करके जातीय जनगणना के रास्ता में रोड़ा बन रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें आरजेडी को बड़ा सियासी झटका लगा है। जी आरजेडी के सीनियर नेता हैं प्रेम कुमार मणि ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लालू प्रसाद को इस्तीफा देते हुए प्रेम कुमार मणि ने कहा है कि लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप मेरी तरफ से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद पर आरजेडी को माफिया पार्टी बनाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद पर चुनाव में टिकट बेचने और बीजेपी को मजबूत करने का भी आरोप लगाया। हुआ राज्यसभा में भेजना है। राज्यसभा में अब जो जाएंगे लोग 6 सदस्य होंगे। एक मनोज झा कुछ बोलते हैं, बाकी 5 सदस्य कुछ नहीं बोलते
और ऐसे समय में जब वहाँ राजनीतिक चुनौतियाँ गंभीर है केंद्र में और आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो, तो वहाँ ऐसे लोगों को भेजो जो वहाँ बोल सके, उस मंच का इस्तेमाल कर सके। मूर्ख की तरह बैठे रहते हैं। प्रेमचंद गुप्ता, मीसा भारती, दो जो मेडिकल कॉलेज के हीरो गए हैं वो लोग, अरे सब लोग वहाँ तो एक शब्द बोलते नहीं हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और ऐसे कैसे पार्टी क्या लड़ने के लिए आयोजन कर रही है? कटिहार में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के साथ ही बिहार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। जी हां, कार्य समिति के फैसलों के मुताबिक केंद्र सरकार के काम को बिहार के घर घर और जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अब एक पखवाड़े के दौरान जनसंपर्क अभियान चलाते हुए नजर आएंगे आपको। इसे लेकर अगले 13 दिन में यानी कि 14 जून तक 4 बड़ी रैलियां प्रदेश में आयोजित होंगी। प्रदेश कार्य समिति की बात कर लें तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद कटिहार के टाउन हॉल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी और कहा कि 7 जून को भागलपुर में, 10 जून को पूर्णिया, 12 जून को गया और 14 जून को मुजफ्फरपुर में हमारी बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें बिहार से जुड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे, राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी होगी। सांसदों को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल रहना होगा। यह कार्य समिति में 2 प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। एक, जो बिहार सरकार अपने कार्यों के तहत 18 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलना, केंद्र सरकार के राशियों का सही उपयोग करना, उद्योग में नए एथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी लाना और बिहार की बढ़ोतरी के लिए जो प्रयास बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव, केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर हम केंद्र सरकार को विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमेशा केंद्र का जो हिस्सा बिहार को मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा देने का काम सदैव बिहार के लिए किया है। और चलिए अब आपको एक तस्वीर सीवान की दिखाते हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो भी। इस वीडियो में 2 पक्ष आपस में कैसे जमकर मारपीट कर रहे हैं, जिसके हाथ जो लगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, एक दूसरे के ऊपर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ईंट पत्थर से हमले किए जा रहे हैं। ये वीडियो नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। ये भी कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी पंडितों के बीच हो रही है। जजमान पर हक जताने को लेकर देखिए 2 पक्ष कैसे आपस में ही मारपीट करने लगते हैं। जजमान जिस पंडित के क्षेत्र में थे, वहां कोई दूसरा पंडित पूजा कराने के लिए पहुंच गया और यही वजह रही कि एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, मारपीट की जाती है और इसी को लेकर दोनों पंडित जो हैं वो आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। अगली खबर नालंदा से, जहां राजगीर प्रखंड के भुई पंचायत के पहेतिया में एक भूमाफिया की वजह से एपीएससी निर्माण कार्य बंद हो गया है। अब जैसे ही ये एपीएससी का निर्माण कार्य बंद हुआ, आसपास के जो दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीण हैं, उनकी नाराजगी खुलकर सड़क पर आ गई। बता दें कि 2 एकड़ 16 डिसमिल जमीन पर अस्पताल बनना था और इसी जमीन को जिला प्रशासन ने एनओसी प्रमाण पत्र देकर अस्पताल निर्माण की स्वीकृति भी दे दी, जिसके बाद अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू होता है। लेकिन भूमाफिया संजीव यादव ने जमीन पर अपना दावा करते हुए अस्पताल के इस निर्माण कार्य को ही बंद करा दिया। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन भी अब इस भूमाफिया के आगे जैसे नतमस्तक हो चुका है और भवन निर्माण कार्य शुरू कराने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और यही वजह है कि अब ग्रामीण इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यह जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। वर्तमान समय में इस जमीन पर कुछ माफिया लोग कब्जा जमाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन लोग विरोध कर रहे हैं। यह पंचायत के हित की योजना है। पंचायत के सभी गांवों की दूरी करीब 1 से 1.25 किलोमीटर पड़ता है और इस स्थान पर पंचायत के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा हुआ है। प्रखंड के अंतर्गत भूई पंचायत आता है, उसके अंदर एक टोला है पहेतिया, वहीं पे एक रोड, जहाँ पे रोड जाती है वहाँ पे अस्पताल बनने योग्य है। वो मतलब कि गरमजरुआ ज़मीन है,
जिस पर कोई भी सरकार कोई भी कभी भी चाहे तो कोई भी योजना वहाँ पे ला सकती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।